हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडे के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 27 दिसंबर 2024 है। इस करंट अफेयर्स लेक्चर्स में आपको 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को इसमें कवर किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पिछला जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया था वो 22 दिसंबर को प्रोवाइड किया गया था और किसी कारणवश इस बीच कोई भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को करंट अफेयर से संबंधित प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं विद्या जी के पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वी राम सुब्रमण्यम। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जिनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए और उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। ये मानवाधिकार से संबंधित मामले को देखती है। लेकिन याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई भी संवैधानिक बॉडी नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक बॉडी है। कहने का मतलब है कि यह किसी कानून के तहत गठित किया गया है और उस कानून का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जिसके तहत यह आयोग गठित किया गया था। दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही होते हैं। मानवाधिकार आयोग को कोई भी कानूनी शक्ति नहीं है, केवल यह जांच कर सकती है और फिर उस पर सिफारिश कर सकती है किसी मामले में। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन ए। श्याम बेनेगल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये एक फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। दोस्तों, श्याम बेनेगल को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में समानांतर सिनेमा का पिता कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश होता जा रहा है हर एक क्षेत्र में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है AICTE के द्वारा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, आपने अभी देखा संसद का जो सत्र चल रहा था उसमें एक विधेयक पेश किया गया। उस विधेयक में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही गई है। दोस्तों, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है कि जो हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, आप अभी फ़िलहाल देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग समय पे होता है और अलग अलग राज्यों में अपने अपने समय पर विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए, ताकि जितने भी राज्य भारत में हैं उन सभी के विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो, इस बात को लागू करने के लिए, यानी संविधान में संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिसको 129वां 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा गया है। तो आप याद रखिएगा, 129वां संविधान संशोधन विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। तो जब ये विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो इस पर अच्छी तरीके से विचार विमर्श करने के लिए
इसको संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया और उस संयुक्त संसदीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है पीपी चौधरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय को एआई मामलों का वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीराम कृष्णन। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? दोस्तों पहला ऑप्शन है मनु भाकर शूटिंग, बिल्कुल सही उत्तर है। अभी आप देख रहे हैं कि मनु भाकर जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नॉमिनेशन जो होते हैं उसमें इनका नाम नहीं होने से ये मामला चर्चा में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मनु भाकर शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था शूटिंग में। उसके बाद मैक्स पर्सेल बैडमिंटन के खिलाड़ी नहीं हैं, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये मिलान गलत है। मैक्स पर्सेल ऑस्ट्रेलिया के टेनिस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन में अभी खिताब जीता था पुरुष डबल्स के मामले में। और तानिया सचदेव जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये भी चर्चा में है। इन्होंने अपने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने उनको उतनी तरजीह नहीं दी है। आर अश्विन जिन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो बिल्कुल सही मिलान है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया, वह किस भाषा के साहित्यकार थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये मलयालम भाषा के साहित्यकार थे, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मणिपुर का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी सरकार ने यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की है और मणिपुर का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसके अलावा विजय कुमार सिंह यानी वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो अभी बिहार के राज्यपाल थे, इनको केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। हरिबाबू कंभमपति जो मिजोरम के राज्यपाल थे, इनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। और जो केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया गया है। नई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कितनी भूमि वनों या पेड़ों से आच्छादित है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25%। यानी हमारे देश का जितना क्षेत्रफल है उसमें 25% पे आपको वन और पेड़ दिखाई देंगे। छियासवीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में किया गया और कर्नाटक के एम रघु ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का खिताब हरियाणा के देविका सिहाग ने जीता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी एम रघु। कर्नाटक के एम रघु ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। नासा का अंतरिक्ष यान जो सूरज के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान बन गया है, उसका नाम क्या है? नासा ने 2018 में अंतरिक्ष यान सोलर प्रोब पार्कर को लॉन्च किया था और सोलर प्रोब पार्कर सूरज के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान बन गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सोलर प्रोब पार्कर सूर्य से 61 लाख किलोमीटर की दूरी पे पहुंच गया है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 61 लाख किलोमीटर। दोस्तों इससे पहले नासा और जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी थी, इन्होंने मिलकर हीलियोस 2 नाम का सोलर मिशन 1976 में
1976 में लॉन्च किया था और अभी तक हीलियोस 2 सबसे नज़दीक पहुंचने वाला सोलर मिशन था। यह सूर्य से 4.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा था। अगर आप आदित्य L1 की बात करेंगे तो भारत ने 2 सितंबर 2023 यानी कि पिछले साल यह भारत का पहला सोलर मिशन जो था वो लॉन्च किया गया था। सोलर ऑर्बिटर ये यूरोपीय एजेंसी और नासा ने 2020 में इस सोलर मिशन को लॉन्च किया था। तो आदित्य L1 2023 में लॉन्च हुआ है भारत के द्वारा। इसरो हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके द्वारा ये लॉन्च हुआ। सोलर ऑर्बिटर जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। हीलियोस 2 जो अभी तक सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला सोलर मिशन था, लेकिन अब सोलर प्रोब पाकर सबसे नज़दीक पहुंचने वाला सोलर मिशन हो गया है। तो इन तथ्यों को आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में टोंगा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो टोंगा के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है आइसेक वेलू। आइसेक वेलू टोंगा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। टोंगा एक दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास वाले इलाके में पड़ता है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगर आप टोंगा की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है नुकुअलोफा और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है पांगा। टोंगा की मुद्रा का नाम है पांगा। रूस के खिलाड़ी डेनियल सेवलेव को डोपिंग के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका संबंध किस खेल से है? दोस्तों, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं जिनको 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है डोपिंग के कारण। ये रूस के खिलाड़ी हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि मैक्स पर्सेल भी टेनिस के खिलाड़ी हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। उनको अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया, उनको भी डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से दिमाग में स्थापित कर लीजिए। भारत का कौन सा राज्य वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जहां पर सबसे अधिक क्षेत्रफल में जंगल है और सबसे अधिक नेशनल पार्क पाए जाते हैं। वहां पर बहुत कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स हैं। वहाँ पर आपको अगर ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो वहाँ पर आपको खजुराहो का मंदिर मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पे सांची स्तूप है। फिर वहाँ पर पूरा पाषाण काल का जो स्थल है भीमबेटका वो है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में भारत के मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। क्रिस्टून फ्रास्टा डिटोर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों, ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और महिला है और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है वहाँ की। तो आइसलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किन देशों के संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा? दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और यूएई में किया जाएगा।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है, जो इसका मुख्य मेज़बान देश है वो पाकिस्तान है, लेकिन क्योंकि भारत ने वहां जाने से मना कर दिया, इसलिए यूएई को, यानी कि दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारत के जो जितने मैच होंगे वे खेले जाएंगे। तो यूएई भारत के कारण, क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात में भारत के मैच कराए जाएंगे। तो अब यूएई भी इसका मेज़बान देश हो गया है। अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? दोस्तों, अमेरिका ने बॉल्ड ईगल को अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। इसरो का कौन सा मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित है? दोस्तों, इसरो ने कहा है कि 30 दिसंबर 2024 को वह स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च करेगा। स्पेसडेक्स मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब आपको ये समझना है कि अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी है क्या। दोस्तों, अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ना। अब यहाँ जोड़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान में व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना हो, यानी एक अंतरिक्ष यान पर अगर एक व्यक्ति है तो उसको दूसरे अंतरिक्ष यान पर ट्रांसफ़र किया जा सके, या कोई भी वस्तु ट्रांसफ़र किया जा सके, तो दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने का यही मतलब है। और अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी में यही होता है, क्योंकि भारत गगनयान मिशन लॉन्च करना चाह रहा है, चंद्रमा पर और मंगल पर मनुष्य भेजने की तैयारी में है इसरो, तो इसीलिए इसरो के पास अंतरिक्ष डॉकिंग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो इसको ट्राई करने के लिए स्पेसडेक्स मिशन 30 दिसंबर को इसरो लॉन्च करेगा। और अगर ये इस टेक्नोलॉजी के ट्रायल में सफल हो जाता है भारत, तो ऐसा करने वाले दुनिया का चौथा देश होगा। अमेरिका, चीन और रूस के बाद। चीन तिब्बत में बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। दोस्तों, चीन जो है वो तिब्बत के पूर्वी हिस्से में यरलुंग जांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी में है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध प्रोजेक्ट है। यह चीन की बिजली की जो ज़रूरत है उसके 1/3 हिस्से को पूरी करेगा। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ये जो बांध बनेगा ना, ये चीन ब्रह्मपुत्र नदी पे बना रहा है, यानी ब्रह्मपुत्र पर ये बना रहा है। और ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। इसीलिए क्योंकि जब ये बांध बनेगा तो इससे नदी की धारा प्रभावित होगी, और क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी हमारे अरुणाचल और असम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या तो और बांग्लादेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो जाहिर सी बात है कि भारत और बांग्लादेश को इस पर आपत्ति दर्ज करना चाहिए, और उन्होंने ऐसा किया भी है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाने वाला है, जिसको तिब्बत में यरलुंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अभी तक चीन का ही थ्री गॉर्जर्स बांध जो है ये दुनिया का अभी तक सबसे बड़ा बांध है। लेकिन अगर ये बांध बनता है, जो इसकी मंजूरी अभी चीन ने दी है, जो ब्रह्मपुत्र पे बनाने वाली है, तो यह सबसे बड़ा बांध दुनिया का हो जाएगा। अभी कौन सा बांध सबसे बड़ा बांध है? थ्री गॉर्जर्स बांध। अब याद रखिएगा, यह यांगत्से नदी पे बना हुआ है यह बांध। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने भी की है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत
इस उद्देश्य से की गई है ताकि जो लोग हैं उनकी भागीदारी से, समाज की भागीदारी के माध्यम से पोषण में सुधार किया जा सके। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जिसका नाम है केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना, उसकी आधारशिला रखी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस नदी परियोजना से लाभ उठाएंगे। अगर नदी जोड़ो परियोजना की बात करेंगे तो इस परियोजना का उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों में बाढ़ आती है, उससे काफ़ी वहाँ पर जान माल और संपत्ति का नुकसान होता है। काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि आपका बिहार उदाहरण है इसका। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, महाराष्ट्र में भी कुछ विदर्भ वाला इलाका है जहाँ पर सूखा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इस नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य ये है कि जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आते हैं उन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाया जाए। यानी बाढ़ वाले क्षेत्र में जो नदी के पानी है उसको सूखा वाले क्षेत्र में ले जाया जाए। तो इसलिए नदी जोड़ो परियोजना शुरू किया गया था काफ़ी पहले, लेकिन इस पर कोई काम हुआ नहीं था। और पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा के रूप में अभी आधारशिला रखी गई है। इसको पूरा करने में 8 वर्ष लगेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। अब याद रखना है कि इस परियोजना के तहत जो बांध बनेगा उस बांध का नाम है दौधन बांध, और ये केन नदी पे बनेगा। और यह बांध पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसके क्षेत्र में बनेगा, दौधन बांध। इस बांध की जो ऊंचाई है वो 77 मीटर है और लंबाई जो है वो 2.13 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ऊंचाई आप लंबाई देख लीजिए। उसके बाद इसमें लगभग 2853 मिलियन घन मीटर इतना पानी स्टोर किया जा सकेगा इस बांध में। तो दौधन बांध केन नदी पे बनेगा और पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनेगा। देखिए, केन और बेतवा दोनों यमुना नदी के सहायक नदी हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए। केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में मिल जाती है, तो यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी, जिसको बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। यानी दोनों केन और बेतवा यमुना नदी के सहायक नदियां हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो हर एक दिन जो करंट अफेयर्स के लेक्चर इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जो दोस्त आपकी तैयारी में लगे हुए हैं उन तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।